सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जेन टू ऑल ऑफ यू बच्चों, आज हम अपना कावेरी जो हमारी इंग्लिश की बुक है क्लास 9 की, उसका चैप्टर नंबर 3 देखने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है विंड्स ऑफ चेंज। ठीक है ना। इस चैप्टर के माध्यम से कुछ आपको चीज़ें समझाई जा रही हैं, कुछ एक मैसेज अल्टीमेटली देने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं कि वो मैसेज आप तक पहुंचता कि नहीं पहुंचता। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कोई भी क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, हम आसानी से कर सकते हैं अगर हम उसके सेंट्रल आइडिया हमें चैप्टर का पता हो कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। उसमें कुछ चीज़ें जो यूज़ हो रही थी जो थोड़ी स्पेसिफिक होती है, उन चीज़ों को थोड़ा दिमाग में रखना होता है एग्जाम देते समय, ताकि आप उन टेक्निकल टर्म्स का यूज़ कर सको, जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है मार्क्स अच्छे मिलने की। क्योंकि समझ में आता है कि सिर्फ कहानी पढ़ के नहीं आ रही, कि तुम्हें अंदर का पता भी है कुछ। तो एक बार समझते हैं एक एक चीज़ों को। जैसे कि हर बार की तरह रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड की कुछ चीज़ें हैं। जैसे पूछ रहे हैं, डज एनीवन इन योर फैमिली यूज अ हैंड फैन? व्हाट डू यू कॉल इट इन योर लैंग्वेज? व्हाट इज इट मेड ऑफ? तो बच्चों, हमारे पास ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है, जो पूरी की पूरी ये चैप्टर होगा, ये बेस्ड होगा इस पे। ये यानी कि जो हैंड फैंस होते हैं, जो हाथों से चलाने वाले पंखे होते हैं, पता नहीं आप लोगों ने देखे कि भी नहीं देखे। एक जमाने में, मेरे जमाने में, जब 100-200 साल पहले की जब मैं बात कर रहा हूँ, उस समय मेरे भाई क्या हुआ करता था कि ना लाइट चली जाती थी कभी। अब बोलेगा 100-200 साल तो पहले मास्टर लाइट ही नहीं होती थी, तो मास्टर भी थोड़ा ना होते थे यार, चल ना इधर देख। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, वो जो पंखा जो हम ऐसे करके चलाते थे ना, लाइट चली आती थी, तो ऐसे ऐसे करके एक पंखा होता था हमारे टाइम पे। उसमें क्या होता था कि ऐसे लंबी सी वो होती थी एक मतलब एक मेटल का बना होता था, और उसके चारों तरफ रहता था। इसको ऐसे ऐसे घुमाते थे तो ऐसे ऐसे घूमता था। इनमें से ऐसा वाला, यही उत्तर प्रदेश वाला, हाँ यहीं का हूं मैं। तो कहने का मतलब है इस प्रकार का बच्चों जो होता था, इस प्रकार का होता है। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। जैसे आसाम में कुछ अलग प्रकार का होता है, केरला में कुछ अलग होता है, चांदनी चांदनी चौक में अलग होता है, तो चाइना में अलग होता है। अलग अलग प्रकार, चाइना वाले पंखे देखिए कैसे होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं सब जगह के। तो फिलहाल हम इंडिया वाले की बात कर रहे हैं। तो ये अब ये हमें बताने वाले हैं, इन हैंडमेड पंखों के बारे में बताने वाले हैं कि तुम इन्हें मजाक मस्ती में ले रहे हैं, लेकिन इनका इतिहास कितना पुराना है, तुम लोगों के तोते उड़ जाएंगे सुन करके। अभी हम बच्चों यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जैसे असम में, केरला में, यूपी में, ऐसे अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है, अलग अलग स्किल्स, क्रिएटिविटी वो दिखाते हैं, जिसके कारण अलग अलग तरह के पंखे बनते हैं। उनको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उससे पहले हर बार की तरह कुछ वॉकेबुलरीज हमें दी गई है, ताकि हम थोड़ा स्ट्रेंथन महसूस कर सके चैप्टर को पढ़ते समय। कुछ हमें थोड़ा सा वर्ड्स में प्रॉब्लम ना हो, तो शुरुआत में कुछ दे रखी है इन्होंने, दे रखा है एक पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में कुछ वर्ड को अंडरलाइन किया है, उनके मीनिंग क्या पॉसिबल हो सकते हैं वो आपको बताने हैं। जैसे, I visited the crafts fair yesterday. It was a wonderful experience. Each indigenous artifact was an innovative creations of industrious craftspersons with its intricate design. It invoked a sense of respect for the initiatives taken by the government to showcase them. यहां पर कुछ वर्ड यूज हुए हैं। इंडिजिनस एक पहला वर्ड है, इनोवेटिव, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रियस। उसके बाद इंट्रिकेट, इन्वोक्ड, इनिशिएटिव्स। ये लोग तो अनुप्रास अलंकार खेल रहे हैं हमारे साथ, सारे के सारे आई से ही शुरू कर रखे। तो बच्चों खैर जो भी है, इंडिजिनस का मतलब क्या होता है? देखो, इंडिया और पीछे क्या है, अस। तो याद करने के लिए बता रहा हूं आपको, ऐसे टेक्निक बता रहा हूं खाली। देख है ना निमोनिक्स टाइप का। तो इंडिया और अस, हम इंडिया, और इंडिया हमारा क्या है, स्वदेश है एक तरह से, देश अपना देश है, नेटिव प्लेस है ना। तो इंडिजिनस का मतलब होता है नेटिव, एक तरह से मतलब अपने घर की चीज, मतलब एक तरह से स्वदेशी टाइप का। तो इंडिजिनस, जैसे यहां पर ही कह रहा है ईच इंडिजिनस आर्टिफैक्ट, यानी हर जो इंडिजिनस आर्टिफैक्ट, जो चीजें बनी हुई है घर की, स्वदेशी, जो बोलते नहीं लोकल टाइप की चीजें, उस तरह का। अब देखते हैं इसका वर्ड क्या हो सकता है। हार्ड वर्किंग, एक्शन टू इंप्रूव, ब्रॉट आउट, लोकल। लोकल फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड, है ना, जहां से वो निकली है। तो इंडिजिनस का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। मुझे एक वर्ड आ रहा है, आप मुझे इसका मतलब बता सकते हो? डिलीजेंट। क्या आप मुझे इसका मतलब बता सकते हो? देखते हैं आप लोग कितना क्या पढ़ते हो। अभी इससे लेकर के मुझे याद आया था, इसलिए बोल दिया। वॉज एन इनोवेटिव क्रिएशंस। इनोवेटिव मतलब इनोवेशंस, आविष्कार। हम कहते हैं ना कि इनोवेशंस चल रहे हैं अलग अलग प्रकार के। तो इनोवेटिव मतलब होता है कुछ कुछ एक प्रकार का, कुछ थोड़ा सा हटकर, लीक से हटकर के काम करना, आविष्कार करना। अब यहाँ हार्ड वर्किंग तो मैच नहीं कर रहा। एक्शन टू इंप्रूव अ सिचुएशन, देख सकते हैं, ब्रॉट आउट लोकल फ्रॉम वेयर इट न्यू एंड ओरिजिनल इन अप्रोच। हाँ, ये ज्यादा बेटर समझ में आ रहा है, न्यू एंड ओरिजिनल इन अप्रोच। तो हम कह सकते हैं कि इनोवेशन हो गया। इसी प्रकार से इंडस्ट्रियस, तो इंडस्ट्रीज होती है, हम लोग जानते हैं उद्योग धंधे, उससे ही मिलकर बना है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मतलब कि उद्यमी, यानी कि मेहनती, यानी हार्ड वर्किंग। तो इंडस्ट्रियस क्लियरली हार्ड वर्किंग समझ में आ रहा है, आप मैच करते हुए चलेंगे। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब होता है बच्चों एक तरह से ना जटिल, टेंगल्ड, कॉम्प्लेक्स। मतलब एक तरह से ऐसा जटिल, मतलब क्या जटिल मतलब समझ रहे हो? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक सिंपल सा फिगर है, ये सिंपल सा है, ये इंट्रिकेट नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं भाई ये हो गया, ये इसके अंदर ये हो गया, इसके अंदर फिर ये हो गया, इसके अंदर ये हो गया, फिर ये पूरे को मैंने इसके अंदर डाल दिया। मास्टर का मैथ्स का मास्टर निकल के आ गया, देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये मजा आ रहा है यार डिजाइन बनाने में। तो बच्चों
ये इस प्रकार का कुछ कुछ, तो मतलब मैं ऐसे ही कह रहा हूं कुछ। अब ये एक नॉर्मल सा फिगर नहीं है, ये थोड़ा इंट्रिकेटेड फिगर है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा टेंगल्ड है कुछ, मतलब कुछ आपने इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया है। तो ये हुआ, तो इसका मतलब कोई खराब सेंस में नहीं है, मतलब अच्छे सेंस में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है कि यार इंट्रिकेट डिजाइन है, मतलब आप उसकी तारीफ करना चाह रहे हो कि इतना कोई सिंपल नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजाइन है। तो यहां पे फिलहाल इंट्रिकेट वर्ड जो यूज हो रहा है इसको हम देख सकते हैं किसमें, इलेबोरेट और डिटेल्ड की फॉर्म में हम इसे समझ सकते हैं। यहां पर इंट्रिकेट को हम इलेबोरेटेड और डिटेल्ड में समझ सकते हैं, यानी डिटेलिंग की गई है उसमें, ठीक है ना। हाँ, इसी प्रकार से बच्चों इन्वोक्ड, आपने प्रोवोक सुना होगा, प्रोवोक और ये इन्वोक है तो लगभग एक जैसे हैं। प्रोवोक मतलब होता है भाई उसे प्रोवोक मत कर यार, उसे गुस्सा आ जाएगा, मतलब प्रोवोक मतलब एक तरह से होता है उकसाना, मतलब किसी को उकसाओ मत तो वो कुछ कर देगा। इन्वोक का मतलब है कि दूसरे को ही कुछ अफेक्ट करना होता है, जैसे प्रोवोक में भी आप किसी दूसरे को ही इफेक्ट करते हो, करना नहीं चाहिए, ऐसे इन्वोक में भी दूसरे को इफेक्ट किया जाता है, लेकिन इन्वोक पॉजिटिव सेंस में, प्रोवोक नेगेटिव सेंस में। प्रोवोक मतलब आपने उसको उकसा दिया कि वो जाकर के वहां कुछ दंगे फसाद कर ले, ऐसे एक इमेजिनरी केस। तो ये हो गया, अब आपने उसको इन्वोक किया कि वो जाकर के परोपकार का कुछ काम कर रहा। इन्वोक मतलब आह्वान, हिंदी में अगर हम इसे कहें आह्वान, आपने सुना होगा कि हम युवाओं का करे आह्वान फिर, शक्ति का नवज्वार पैदा हो सके, ठीक है, इस तरीके से। तो इन्वोक मतलब क्या होता है, आह्वान करना, मतलब पॉजिटिव सेंस में है, ठीक है। और इनिशिएटिव्स का मतलब होता है शुरुआत करना, किसी अच्छे सेंस में कुछ करना। तो एक्शंस टू इंप्रूव अ सिचुएशन, अभी हमारे पास कोई और बच गया है क्या, इनिशिएटिव इसमें ब्रॉट आउट से इसका मतलब हो सकता है, और एक्शन टू इंप्रूव अ सिचुएशन इन्वोक्ड, हाँ तो इन्वोक्ड यही हो गया ना, एक्शन टू इंप्रूव अ सिचुएशन, कोई एक्शन लेने के लिए, इंप्रूव कर मतलब सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए। तो आई होप समझ में आ गया होगा यार। एक बार फाइनली बता देता हूं, इंडिजिनस जो हमारा था, इंडिजिनस इसका मतलब था लोकल, ये लोकल हो गया। और इनोवेटिव का मतलब मैंने आपको बताया कि इन न्यू एंड ओरिजिनल बोल सकते हैं हम। इंडस्ट्रियस का मतलब हमने हार्ड वर्किंग बोला। इंट्रिकेट का मतलब मेरे अकॉर्डिंग डिटेल्ड, और ऐसा हुआ इन्वोक्ड मैंने लगा दिया। इनिशिएटिव का मतलब ब्रॉट आउट होता है, ब्रॉट टू यू बाय, ठीक है ना। महाभारत ब्रॉट टू यू बाय ब्रिटेनिया की प्रस्तुति, पहले ऐसे आता था, बजरंग बली आता था पहले, बहुत पहले ब्रिटेनिया की प्रस्तुति हुआ करती थी, वो ब्रॉट टू यू बाय, ठीक है ना। तो कौन ला रहा है आप तक उसे, किसका इनिशिएटिव है वो, तो ये होता है। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गएंगे, ऐसे ना वर्ड मीनिंग को ऐसे पढ़ा करो। अब मैं आपको बताऊं, कोशिश किया करो बच्चों, अगर तुम थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, बात बहुत छोटी सी है बट स्मॉल थिंग्स मेक बिग डिफरेंस। वो क्या है कि अगर आप ना एक दिन में ना एक ही, सिर्फ एक वोकेबुलरी, एक नया वर्ड सीखने की कोशिश करो, कि आज मैं सिर्फ एक नया वर्ड पूरे दिन भर में, मैं 5 नहीं कह रहा, 10 नहीं कह रहा, सिर्फ एक वर्ड आज के पूरे दिन में, आज की डेट में हमारे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, गूगल वूगल में पता चलता है, एक नया वर्ड सीखेंगे। तो आज तो आपको इतने सारे वर्ड मिल गए, तो इनको फिर प्रैक्टिस भी करना होता है। तो इसीलिए फिर वो लिखने की चीज होती है कि आप लिख भी सकते हो, कहीं पर नोट भी कर सकते हो, या फिर अपने मोबाइल में कहीं पे नोटपैड वगैरह में इस तरीके से कर सकते हो कि ये वर्ड को फिर मैं रिवाइज भी करना है, और उनको यूज भी करना है, और जानबूझ के यूज करना है, क्योंकि शुरुआत में आपको, आपके पास और दूसरे शब्द है उनको इस्तेमाल करने की बजाय, है ना। लेकिन अगर आप लोग इंटेंशनली यूज करोगे इन वर्ड्स को, तो फिर ये आपकी जुबान में रहेंगे, तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता है, अगर आप करना चाहते हैं तब की मैं बात कर रहा हूं। फिलहाल ये चैप्टर है बच्चों विंड्स ऑफ चेंज। अब विंड्स ऑफ चेंज के बाद चैप्टर को पढ़ते हैं, इसमें हमारे वो जो हाथ के पंख हैं उसके बारे में, उसके पूरे गुणगान गाए गए, देखते हैं क्या होता है। The word पंखा, और पंखा originates from the word पंख, which means feather of a bird। पंख हम लोग जानते हैं, पंख का मतलब क्या होता है, पंख होती तो उड़ जाती मैं मस्त गगन में, तो वही वाला पंख बच्चों, वो जो पर वाले पंख होते हैं, सोनपरी के भी हुआ करते थे। द वर्ड पंखा, और पंखा ओरिजिनेट फ्रॉम द वर्ड पंख, ये बोला जो पंखा आप बोलते हो, जो इवन आज हम बोलते हैं पंखा चला दे, वो पंखा, देख रहे हो कि कैसे कैसे चीजें निकल के आती, वो पंखा भी पंख से निकल के ही आया। मतलब ये फिलहाल जिस पंख की बात करें, विच मीन्स फेदर ऑफ बर्ड, जो पंख चिड़िया का या पक्षी का जो पंख होता है, फेदर होता है, उसको कहते हैं पंखा। इज यूज टू रेफर टू ऑल फैंस, मतलब आज के डेट में पंखा, हम सभी तरह के पंखे को पंखा ही कहते हैं, ठीक है ना। तुम बोलते हो मास्टर में आपके पंखे हैं, हाँ चलना, हटा समझिए, हटा इधर देख। Whereas the word पंखी denotes a small plump fan used in ancient India, बोल रहे हैं, लेकिन जो वर्ड पंखी जो होते थे वो डिनोट करता था एक छोटा लेकिन मोटा मोटा एक तरह का प्लम्ड फैन यूजिंग इन एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया के टाइम पर। फिर वो बोल रहे हैं एविडेंस ऑफ द एक्जिस्टेंस एंड यूज ऑफ पंखी इन इंडिया कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग्स एट अजंता। आपने शायद सोशल साइंस में पढ़ा होगा, अजंता एलोरा के बारे में आपने सुना होगा, अजंता एलोरा की केव्स वगैरह होती हैं। तो अजंता की जो केव्स हैं आज से लगभग 1800 साल पुरानी मान लो, मतलब मान लो सेकंड सेंचुरी की मान लो, समझा। जैसे आज 2000वीं सेंचुरी, 2020 वो चल रहा है ना साल, तो जब दूसरा साल चल रहा होगा उस समय की बात कर रहे हैं, 200वां साल वो वाला, ठीक है।
तो उस समय अजंता की जो वो गुफाएं बनी है उसमें बुद्धिस्ट ज्यादा हमें पेंटिंग्स देखने को मिलती है। एक फर्क ऐसे ही बता देता हूं, अजंता और एलोरा दोनों के दोनों महाराष्ट्र में है। छत्रपति संभाजी जो प्रांत आपका आता है उस जगह पे होंगे, छत्रपति संभाजी नगर में। तो जो अजंता की मैं बात कर रहा हूं, इस अजंता में बुद्धिस्ट पेंटिंग हमें दिखाई देती है, मतलब चित्रकारी के लिए फेमस है अजंता की केव्स। और जो एलोरा वाली है, एलोरा में आपको बुद्धिस्ट भी, जैनिज्म भी और हिंदुज्म की इनकी अलग अलग चीजें दिखाई देती है गुफाओं में। मतलब कुछ 30-35 गुफाएं हैं एलोरा की मैं बात कर रहा हूं। उस एलोरा में क्या है, कुछ गुफाएं में हिंदू धर्म से रिलेटेड चीजें बनी है, कुछ में बुद्धिज्म से बनी है, कुछ में जैनिज्म से रिलेटेड बनी है, इन तीनों से बनी है। लेकिन जो एलोरा वाला है उसमें चित्रकारी नहीं है, उसमें स्कल्पचर्स हैं और कुछ नक्काशियां वगैरह जो होती हैं वो की गई हैं वहां पर। जैसे जो कार्विंग्स, जैसे आप देखोगे कि चट्टान को काट करके कुछ उकेड़ दिया, इसे कहते हैं एक तरह से नक्काशी, या इसी को कहते हैं आपका कार्विंग्स। ठीक है, तो मैंने ऐसी जनरल नॉलेज के लिए बता दिया, इसका यूज नहीं था, ताकि आपको थोड़ा फेमिलियरिटी आई कि भाई अजंता में बुद्धिस्ट बेसिकली पेंटिंग्स हैं, चित्रकारी हैं, और एलोरा में एक तरह से मूर्ति कला यानी मूर्तियां वगैरह बनी हुई मिलती है हमें वहां पे, और वहां पे हमें कुछ ना कुछ स्कल्पचर्स और कार्विंग्स वगैरह देखने को मिलती। तो ये बोल रहे हैं कि भाई हम इसलिए पता लगा रहे हैं क्योंकि इस तरह में देखो इनके हाथ में पंखा दे रखा है, तो ये पंखे का कॉन्सेप्ट अगर दिया गया हाथ में तो उस समय चलता होगा, तभी तो उन्होंने दिया। मतलब आज आपसे कुछ कहा जाए कि कोई एक चित्रकारी करो, कुछ भी आप बनाओगे, आप वही तो बनाओगे जो आप देख रहे हो अपने आसपास, जो आपने देखा होगा। कुछ हमने देखा ही नहीं, अनोखी चीज हम कैसे बना पाएंगे ना। तो अगर वो बना रहे हैं, हाथ में रख रहे हैं, तो सेंस आ रहा है कि उस समय पंखा जैसा कॉन्सेप्ट उस समय भी था। तो आज से 1800 साल पहले चल रहा है, 2000 साल मोटा मोटा मान लो। ठीक है, तो दीज वॉल पेंटिंग्स डेट बैक टू द 2nd century CE. Other representations of the pankha can be found in embroidery work, sculptures and carvings in ancient times. ठीक है ना, ये बोल रहे हैं कि जो स्कल्पचर्स में जो मैं आपको बता ही रहा हूं, जैसे दिख रहा है आपको स्कल्पचर्स में, कार्विंग्स में, एम्ब्रॉयडरी वर्क मतलब एक तरह से एम्ब्रॉयडरी मतलब हाथ से जो तुम काम करते हो, जैसे कढ़ाई वगैरह, कभी बुनाई वगैरह मम्मी करती हुई कुछ ऐसा देखा होगा तुमने, वो एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है जो हाथ से करे जाते हैं काम, वो खासतौर से ऊन और उससे। In ancient times, पंखा were used in temples to find deities. Deities यानी देवताओं को पंखा वो करने के लिए, मतलब आज की डेट में भी आप जाओगे, जैसे गुरुद्वारे में भी आप जाओगे, कभी आप देखोगे कुछ पंखा ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, है ना, जो उनका गुरु ग्रंथ साहिब जो रहता है उनके पास ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। कई जगह पे आप टेम्पल्स में जाओगे, जो डेटीज रहते हैं भगवान के पास ऐसे ऐसे पंखा कर रहे होते हैं। तो ये उन्हीं की बात करें। दे वर ऑल्सो यूज इन रॉयल कोर्ट्स टू फैन किंग्स। ये फैन जो मतलब जो किंग्स होते थे उनके लिए भी यूज किए जाते थे पहले जमाने में। राजा महाराजा, सोचो मेरे भाई कि कभी कोई राजस्थान के इलाके में राजा महाराजा रहते होंगे, गर्मी तो उन्हें भी लगती होगी उस समय, तो उस समय पंखे वगैरह एसी कूलर तो हुआ नहीं करते थे। क्या होता था, दो इस तरफ रहते थे बंदे, एक ऐसे ऐसे पंखा, ऐसे इतना बड़ा भारी भरकम पंखा होता था, घुमाते थे। वैसे एक बड़ा ही थोड़ा सा बड़ा ही वो है, मतलब मुझे बोलते हुए बड़ा अजीब लग रहा, बट ऐसा है बच्चों। जब हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था ना, अंग्रेजों के टाइम पे लिटरली वर्कर्स लगते थे जिनका काम होता था, दिन भर का काम होता था अंग्रेजों की, जो अंग्रेज अफसर होते थे, कि तुम्हें पंखा चलाना है। और फिर छोटा मोटा पंखा नहीं होता था कि भाई ऐसे चला रहे बैठ के, पूरा खींचना है तुम्हें ऐसा करके, बड़ा सा, पूरे फैमिली को पंखे में हवा नीचे पीछे। तो वहां अंदर फैमिली सो रखी है अंग्रेजों की, और बाहर पे एक बंदा, एक व्यक्ति जो इंडियन है, वो उसको मेहनत कर करके उसे खींच रहे हैं ताकि पंखा चल सके। बहुत रफ तरीके से उनसे काम करवाया जाता था। They were also used in royal courts of painting. Pankhas varied in size from tiny 2-inch one to large one, requiring a person's full arm strength to move them. बोल रहे पंखे छोटे से लेकर 2 इंच से लेकर छोटे से लेकर कुछ थोड़ा सा ऐसी सजावट वगैरह के लिए, डेकोरेशन के लिए बनाए जाते थे, और कुछ इतने बड़े होते थे कि जिनको उठाने के लिए पूरा एक आर्म लेंथ तक का पूरा जोर लगता था, जैसे राजा महाराजाओं वाला टाइप का, इतने बड़े पंखे भी होते थे। इसमें दिखा नहीं रहे कहीं पे, ये देखो ना, ये एक पंखा है, ये अभी राजा महाराजा आएंगे भी इनको झुलाना है यहाँ पर। ओवर टाइम पंखास बिकेम सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स। दे वर कंसिडर्ड एक्सोटिक एंड स्टाइलिश। एक्सोटिक का मतलब और स्टाइलिश का मतलब तुम जानते हो। एक्सोटिक का मतलब होता है लगभग फॉरेनर टाइप का, यानी जो आपने भी इंडिजिनस पढ़ा उसको ऑपोजिट ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो। ये फॉरेन टाइप का यानी अनोखा टाइप का आप कह सकते हो एक तरह से, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं दे वर कंसिडर्ड एक्सोटिक एंड स्टाइलिश, मतलब उन्हें अनोखा और स्टाइलिश समझा जाता था। जब वो सिल्क रूट वगैरह, ट्रेड रूट वगैरह से भी जब लोग आते थे यहाँ व्यापार वगैरह करने, तो उनके जरिए भी इनका इधर उधर होता था। ऑल्दो देयर वाज सब्सटेंशियल कॉमनलिटी इन देयर यूज अक्रॉस इंडिया, डिफरेंट विलेजेस एंड टाउन्स डेवलप्ड देयर ओन वैरायटीज ऑफ ट्रेडिशनल पंखास। सब्सटेंशियल का मतलब बच्चों मतलब ये होता है कि बोला है सब्सटेंशियल कॉमनलिटी, मतलब एक मतलब कुल मिला जुला करके, मतलब सारभूत, इसका हिंदी में लिटरल मतलब होना चाहिए कि कुल मिला जुला करके कहना चाह रहा है कि फिर भी कॉमनलिटी तो है, मतलब अलग अलग तरह के हैं लेकिन फिर भी कॉमनलिटी है। वो क्या है कॉमन बात इन सब में है, वो देखते हैं। वो बोल रहे हैं
इंडिया डिफरेंट विलेजेस एंड टाउन्स डेवलप्ड देयर ओन वैरायटीज ऑफ ट्रेडिशनल पंखास, मतलब डिफरेंट टाउन्स ने, विलेजेस ने अपने अपने किस्म के पंखे चलाए। सब यूज एक ही कर रहे हैं, सबको पंखे से हवा ही चाहिए, लेकिन सब उसे अपने अपने हिसाब से पंखे को डिजाइन कर रहे हैं। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा, देखो अलग अलग प्रकार के पंखे आपको दिखाई दे रहे हैं, काम सबका एक ही है कि सबने हवाई करनी है, बट स्टिल सबके अलग अलग तरीके से डिजाइनिंग की गई है। बोल रहे हैं ईच प्लेस डेवलप्ड पंखास विद डिस्टिंक्ट मटेरियल्स और अ वैरायटी ऑफ इंट्रिकेट डिजाइंस। इंट्रिकेट वर्ड यूज हुआ था पीछे, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, बता दिया फिर मैं आगे बता, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो इससे पता चलेगा कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है। इंट्रिकेट का मतलब क्या बताया था? इंट्रिकेट का मतलब मैंने बताया था कुछ कॉम्प्लेक्स, टेंगल्ड, और हमारे पास जो मतलब था वो डिटेल्ड था। उसने कहा था कि डिटेल्ड, या फिर उसने कुछ अच्छा शब्द इस्तेमाल किया था, मतलब वो कहना चाह रहा था कि आपने डिटेलिंग कर रखी है उसमें, इंट्रिकेट मतलब। तो कॉम्प्लेक्स मतलब कि बिल्कुल ऐसा आसान भाषा में किसी को, मतलब आसानी से नहीं बन सकते थे, एक पेचीदा तरीके से उन्होंने उसमें कुछ एम्ब्रॉयडरी वर्क वगैरह किया रहता है। तो ये कह रहे हैं कि और अ वैरायटी ऑफ इंट्रिकेट डिजाइंस, मतलब डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिफरेंट। तो डिस्टिंक्ट मटेरियल के बनते थे, अलग अलग प्रकार के, कोई सोने का, कोई चांदी का, कोई बेंबू का बन रहा, कोई ब्रास का बन रहा, कोई चमड़े का बन रहा, लेदर का, तो अलग अलग चीज के बनते हैं। उसके अलावा उनमें जो डिजाइन्स होते हैं वो भी बिल्कुल इंट्रिकेट डिजाइन्स होते थे, अलग अलग प्रकार के ये होते थे। दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, बैम्बू, केन, पाम लीव, सिल्क, ब्रास, लेदर एंड सिल्वर पंखास विद डेकोरेटिव बीड्स एंड स्टोन्स वर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन ज्योग्राफीज, कल्चर्स एंड ट्रेडिशनल रिचुअल्स। बोल रहे हैं कि अलग अलग ज्योग्राफीज, अलग अलग भौगोलिक स्थिति के अनुसार कि कौन किधर रह रहा है, बंगाल के जो लोग हैं उनके वो अलग तरह का पंखा बना रहे हैं, गुजरात के लोग अलग तरह का पंखा, राजस्थान के लोग अलग तरह का, उड़ीसा के लोग अलग तरह का पंखा बना रहे हैं, केरल के लोग अलग तरह का पंखा बना रहे हैं। तो उनके कल्चर्स के हिसाब से भी और उनके ट्रेडिशनल रिचुअल्स के हिसाब से भी कि किस तरह की उनकी परंपराएं वगैरह चल रही हैं, उसके अनुसार जो उनके मतलब ट्रेडिशनल रिचुअल्स जो उनके चले आ रहे हैं, परंपरागत रिचुअल्स जो चले आ रहे हैं, उसके आधार पर उनकी किस तरह की संस्कृति है, उसके आधार पर उनकी ज्योग्राफिकल पोजीशन के कारण भी, क्योंकि ज्योग्राफिकल पोजीशन इसलिए कह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए गुजरात है, तो गुजरात शुरुआत से ही मतलब हड़प्पा के टाइम से ही लोथल में, जो लोथल तुमने सुना होगा, गुजरात का एक बंदरगाह वगैरह हुआ करता था, पोर्ट की बात कर रहा हूं, वहां पर बीड्स वगैरह के एविडेंसेस पाए गए। मतलब उस समय से गुजरात एक तरह का क्या रहा है, एक तरह का मतलब कि व्यापार में आगे रहा है, क्योंकि वो दूसरे अरब कंट्रीज वगैरह जो होती थी उनके साथ क्या होता था, उसके कुछ मतलब कमर्शियल रिलेशंस हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि यहां पर गुजरात में आपने देखा है ब्लैक सॉइल पाया जाता है, ब्लैक सॉइल होने के कारण यहां पे जो कॉटन होता है उसकी खेती अच्छे से होती है, कपास कहते हो जिसे आप लोग, है ना। दूसरा यहाँ पे बीड्स जो होते हैं, मोती वगैरह जो होते हैं, क्योंकि समुद्र के पास है, कोस्टल इलाका है गुजरात का, तो वो बीड्स भी इजीली अवेलेबल होते हैं, तो बीड वर्क भी काफी ज्यादा होता था। तो ये इसीलिए कह रहा है कि ज्योग्राफी भी मैटर करती है। अब अगर हम चले जाएं दूसरी तरफ, अगर हम कहीं और चले जाएं, फॉर एग्जांपल यूपी में चले जाएं, अब यूपी उत्तर प्रदेश में आसपास कहीं समुद्र वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उनके पास ये वाला ऑप्शन नहीं है कि बीड्स वगैरह को लगाएं, या काली मिट्टी वाला ऑप्शन नहीं है कि कपास उनके वहां होगा तो वो कॉटन के पंखे बनाएं। तो अकॉर्डिंग टू उनकी ज्योग्राफिक पोजीशन ये भी डिपेंड कर रहा है कि वो किस किस तरह की चीजें बना रहे होते हैं, ठीक है ना। तो यही बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, यही उन्होंने चीजें आपको बता दी है, सारी चीजें कवर हो चुकी हैं जो जो मैंने बताया। इन मॉडर्न टाइम्स द यूज ऑफ पंखास हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू डेकोरेटिव पर्पस। बोल रहे हैं आज के आधुनिक समय में जो हमारे पंखा है सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज है। वैसे तो कहीं देखने को मिलता नहीं, अगर देखने को मिल भी गया तो कहीं पर सजाया होगा, बिल्कुल वहां पे शोकेस में रखा होगा, बिल्कुल ग्लास के अंदर डाल करके। कोई यूज जो उसका पर्पस था वो पर्पस के लिए नहीं है, बस एक डेकोरेटिव यूज के लिए, डेकोरेटिव पर्पस के लिए सिर्फ यूज हो रहा है, ऐसा कोई पर्पस नहीं रह गया। बोल रहे हैं एंड दे हैव बिकम ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम्स इन इंडिया। अब वो ट्रेडिशनल हो गए, आउटडेटेड से हो गए, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। लोगों के पास पंखा है, कूलर है, एसी है, उसको कौन पूछ रहा। फिर कम हो गया, लाइट भी जाती है तो तुरंत लाइट आती है, इन्वर्टर लगा के बैठे हुए लोग, तो इसलिए वो कह रहे हैं उसका तो बिल्कुल यूज ही नहीं हो गया, बेचारा वो पंखा वहां पर धूल खा रहा किनारे में बैठ करके। द स्ट्रक्चर ऑफ ईच फैन रिफ्लेक्ट्स द कल्चर कोर ऑफ द रीजन दैट क्राफ्ट्स इट। बोल रहा है कि जो स्ट्रक्चर होता है उस पंखे का, वो उस कल्चर से जहां से वो बनाया गया है, जहां से वो डेवलप किया जा रहा है, जो उसको डिजाइन कर रहा है, उनके कल्चर को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं उसे। फॉर इंस्टेंस द एप्लीके मतलब बच्चों जैसे ना, एप्लीके मतलब जैसे कपड़ों रंग बिरंगे कपड़ों से बनाई हुई कुछ एक आर्ट टाइप की। जैसे कभी आपकी मम्मी, मुझे नहीं पता, मेरी मम्मी तो बनाती है, जैसे मेज पोश होते हैं, या पहले टीवी के कवर वगैरह बनाए जाते थे, ठीक है ना। जैसे टीवी होता है ना, उसका कवर होता था ऊन से ऐसे करके, तो ऐसे रंग बिरंगे। बोले फॉर इंस्टेंस द एप्लीके हैंड फैन ऑफ राजस्थान इज एन एंटीक मतलब पुराना, एंटीक पीस है भाई ये तो, मास्टर एंटीक पीस, इधर देख चल तो उड़ा दूंगा। राजस्थान इज एन एंटीक पंखा मेड ऑफ पीस ऑफ फैब्रिक इन डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न, सोन। ये बच्चों सोन, ये SEW सो कहते हैं इसे, ठीक है ना, सो।
ये सो मतलब होता है सिलना एक तरह से, उसकी ये पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म है सोन। तो ये कह रहा है सॉन ऑन टू अनदर क्लॉथ विद द यूज ऑफ ऑर्नामेंटल निडल वर्क, यानी रंग बिरंगे कपड़े को जोड़ जोड़ करके एक तरह से बिल्कुल लाल पीला हरा नीला कपड़ा जोड़ करके एक अच्छा सा डिजाइन बना दिया, उस तरह का पंखा बनाया जाता था। किस तरह बोल रहे हैं राजस्थान की बात कर रहे हैं ये फिलहाल। बोल रहे हैं फर्दर मोर द जरदोजी हैंड फैन ऑफ राजस्थान डिफर्स इन इट्स यूज ऑफ ग्लिटरिंग ऑर्नेट एंड इनक्रस्टेड गोल्ड थ्रेड वर्क्स। ये कह रहे हैं कि ग्लिटरिंग मतलब चमकता हुआ, बिल्कुल ऑर्नेट, ऑर्नेट मतलब ऑर्नामेंट जैसा होता है, यानी उस तरह से सजावट की गई है। इनक्रस्टेड गोल्ड थ्रेड वर्क्स यानी सोने के धागे टाइप के इसके ऊपर बिछाए गए हैं, उसकी क्रस्टिंग की गई है, उसके ऊपर कवरिंग की गई है। इन राजस्थान टेंपल, अभी राजस्थान की बात चल रही है, इन राजस्थान टेंपल हैंड फैंस आर पॉपुलर टू। राजस्थान में टेंपल्स में हैंड फैंस टेंपल्स में भी पॉपुलर है। क्यों होते होंगे पॉपुलर टेंपल्स में? दीज आर मेड बाय इंग्रेविंग ब्रास एंड हैव अ लॉन्ग हैंडल। द पेंटेड हैंड फैन, अ कार्डबोर्ड पंखा फीचरिंग वेरियस इमेजेस, इज यूजुअली ऑफर्ड टू गॉड्स। यानी कि भगवान, जैसे कुछ ऐसे पंखे भी होते हैं जिसमें भगवान की फोटो वगैरह चित्रकारी कर दी जाती है, देवताओं को समर्पित किए जाते हैं, मतलब मंदिरों वगैरह में भी दिखाए गए। कुछ पिक्चर्स आपको यहां पर दिखाई गई है, जैसे अगर आप देख पा रहे होंगे, मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। देखो, पेंटेड हैंड फैन राजस्थान, हैंड फैन राजस्थान, ये हैंड फैन है। आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा मैं बता रहा हूं, बट देखो भारत सरकार ने इसके नाम की एक टिकट निकाली थी, मतलब ऐसे भारत सरकार पहले सम्मान में निकालती रहती थी चीजें, तो राजस्थान सरकार ने निकाली है ना। तो पेंटेड हैंड फैन राजस्थान, इसमें क्या है, राधा कृष्ण जी की फोटो बनी हुई है, चित्रकारी की गई है। तो इस तरीके से वो काम कर रहे हैं, तो अपनी श्रद्धा भी वो उनके साथ जोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। तो एप्लीके हैंड फैन राजस्थान, देखो आप रंग बिरंगे कपड़े, अगर आपको दिख रहा होगा, लाल है, कुछ है, येलो है, पिंक है, अलग अलग है, फिर उसके बीच में एक इंट्रिकेट सा डिजाइन है ना। ऐसे ही यहां पर भी कुछ ना कुछ अच्छे से डिजाइनिंग की गई है। ये जरदोजी हैंड फैन है, ये एप्लीके है रंग बिरंगा का। तो ये बता रहे हैं दैट जॉइनिंग स्टेट ऑफ गुजरात, अभी राजस्थान से जुड़ा हुआ स्टेट कौन सा है? गुजरात है, हम सभी जानते हैं राजस्थान का पड़ोसी स्टेट है गुजरात। तो ये बोल रहे हैं द एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ गुजरात, उससे जुड़ा हुआ जो गुजरात है, हैज इट्स ओन इंडिजिनस टेक ऑन पंखा। अब वर्ड यूज हुआ कौन सा? इंडिजिनस। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में इंडिजिनस का मतलब क्या होगा? टाइम स्टैम्प के साथ हमने ऑलरेडी पढ़ा, इंडी फिर अस लग रहा है, इंडिजिनस क्या मतलब है इंडिजिनस का? आप मुझे बताओगे, मैं बिल्कुल नहीं बता रहा। ओन इंडिजिनस टेक ऑन पंखास, दीज हैंड फैंस आर एलिगेंट, प्योर, एलिगेंट मतलब सुंदर, प्योर, कॉटन बेस्ड। कॉटन बेस्ड क्यों है? क्लैरिटी आ रही है, क्योंकि गुजरात है, ब्लैक सॉइल होता है, कॉटन उगता है आसानी से, तो कॉटन बेस्ड, इसलिए कॉटन को फेवर कर रहे हैं। कॉटन बेस्ड फैंस, एम्बेलिस्ड विद मतलब सजा रखा है उन्हें, विद मिरर वर्क। मिरर वर्क मतलब क्या होता है बच्चों? अभी कहीं दिखाऊंगा इसकी पिक्चर। जैसे ना ये आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहे छोटे छोटे से ना, छोटे छोटे से मिरर होते हैं, बहुत छुटके छुटके से मिरर होते हैं, ये चिपकाए रहते हैं इन्होंने। ये कहा है मिरर वर्क करा है गुजरात में। अब ये आपको मैच करेगा अगर आप थोड़ा गुजराती कल्चर को जानते हो, गरबा वगैरह के बारे में अगर आप जानते हो कि नवरात्रि के टाइम पे वहां पर गरबा होता है, एक फोक डांस होता है गुजराती पीपल का। तो आप उनकी ड्रेस देखोगे ना, जो दया बहन की बात कर रहा हूं मैं, तो वो जो गुजराती ड्रेस होती है उसमें भी आपको सितारे सितारे से लगे हुए मिलेंगे, मिरर मिरर से, छोटे छोटे गोल गोल मिरर मिरर से। तो वो कहीं ना कहीं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह की ड्रेस देखते एकदम से आप समझ जाओगे ये गुजराती। वैसे सच बताऊं तो हमारे वहां भी, हमारे वहां उत्तराखंड में पिछौड़ा होता है, ठीक है ना, लेडीज पहनते हैं वो, उसमें भी होता है वो वाला वर्क, ठीक है ना। हाँ, सिर्फ गुजरात में नहीं होता भाई, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अभी यहां पर बात आ रही है, तो ये बोल रहे हैं द बीड्स हैंड फैन इज कवर्ड विद कलरफुल बीड्स एंड हैज अ सिल्वर हैंडल। आप समझ रहे हो बीड वर्क क्यों हो रहा है, कॉटन वर्क क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी ज्योग्राफिक कंडीशन ही ऐसी वाली है, समुद्र के पास है, बीड्स वगैरह उपलब्ध हो जाते हैं आसानी से, गुजरात की मैं बात कर रहा हूं। सिमिलरली इनके पास कॉटन इजीली अवेलेबल होता है, तो इस तरह से ये उसको बेस्ड काम करते थे। गुजरात इज द सेंटर फॉर बीड क्राफ्ट इन इंडिया एंड दीज डेंटी पंखास आर कॉमनली यूज्ड एज वेल एज डेकोरेशंस, एज वॉल डेकोरेशंस। डेंटी का वर्ड मतलब यहां पर बच्चों हो सकता है, डेंटी मतलब एक तरह से डेलिकेट, मतलब नाजुक टाइप का, है ना। तो कह रहे हैं कि एंड दीज डेंटी पंखास में थोड़े नाजुक नाजुक से पंखे आर कॉमनली यूज्ड एज वॉल डेकोरेशंस। अब नाजुक क्यों कह रहे हैं? अब तुम उससे पंखे से लगा पड़ा पंखा घुमाने, उसके सितारे सितारे सब घूम जाएंगे इधर के उधर। तो वो जो आप बना रहे हो इस तरह का पंखा, जो मिरर वर्क वाला, इसमें इसका मेन वर्क ये थोड़ा सा डेकोरेशन पर्पस के लिए, कि आपने अपने ड्राइंग रूम में लगा करके रख दिया, तो वो आपके रूम को थोड़ा सा अच्छा दिखाने में फील करवा रहे हैं। तो उसका मेन पर्पस वैसे वो नहीं है कि वो करते रहे, ठीक है ना। तो वॉल डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कच्छ, कच्छ बच्चों एक डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात का ही एक डिस्ट्रिक्ट है कच्छ,
ठीक है ना, कच्छ द प्राइड ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ सुना होगा आपने, मूवी भी आई थी। तो कच्छ द रन ऑफ कच्छ होता है अभी जनवरी के महीने में, यहाँ पर रणोत्सव कहते हैं उसे, ठीक है ना। और ऐसे करके तुमने बहुत सारी चीजें, चल छोड़ना क्या क्या बताऊं, गिर वगैरह। कच्छ इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स हैंड स्टिच्ड लेदर हैंड फैंस, यानी कि जो कच्छ है, जो कच्छ का इलाका है, वहां पर ये बोल रहे हैं स्पेशली हैंड स्टिच्ड लेदर फैंस वगैरह होते हैं, चमड़े के बने हुए होते हैं, लेकिन डेकोरेटेड विद थ्रेड एंड वूल एट इट सीम्स, होते हैं चमड़े के, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने इस तरह से डेकोरेशंस वगैरह किया होता है कि बहुत सुंदर लगते हैं। गुजरात इंडस्ट्रियस, अब बताओ इंडस्ट्रियस का मतलब क्या है, हमने ऑलरेडी पढ़ा इंडस्ट्रियस का मतलब, इसका मतलब क्या बोलता मैंने, इंडिजिनस का मतलब क्या तुमने लिखा था, इसका मतलब स्वदेशी या फिर नेटिव लिखा था। अब इसी तरीके से इंडस्ट्रियस का मतलब टाइम स्टैम्प के साथ बताओगे। गुजरातीज इंडस्ट्रियस होम बेस्ड विमेन वर्कर्स हैव वर्कड टायरलेसली, यानी अथक तरीके से बिना थके हुए वहां की जो विमेन है वो काम करती हैं इन द हैंडीक्राफ्ट ऑफ पंखा मेकिंग टू प्रोड्यूस एम्ब्रॉयडर्ड हैंड fans with traditional mirror work and cross stitch embroidery in different shapes and sizes। तो बोल रहे हैं वहां की जो गुजराती महिलाएं हैं वो अथक तरीके से बिना थके हुए एम्ब्रॉयडरी वर्क करती हैं, और तरह तरह के जो हमें डिजाइन होते हैं पंखे के वो मिलते हैं। ये दे रखे हैं आपके गुजराती डिजाइन हैं सारे के सारे। आर्टिशियंस इन बंगाल, अभी राजस्थान की बात कर ली कि राजस्थान में उन्होंने क्या बताया था कि राजस्थान में एप्लीके टाइप के बन रहे होते हैं। राजस्थान में उन्होंने, एक मिनट, राजस्थान में उन्होंने बोला था कि यहीं पे तो था एप्लीके बन रहे होते हैं, एंटीक पंखा डिजाइन करे जाते हैं। फिर उन्होंने बताया था कि डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं। जरदोजी हैंड फैंस कहाँ के होते हैं, राजस्थान के होते हैं। फिर राजस्थान में जो टेम्पल्स होते हैं स्पेशली डेटीज को डिवोट किए जाते हैं पंखे। गुजरात के बारे में उन्होंने बताया कि भाई बीड वर्क होता है, कॉटन के फैन बनते हैं, वॉल में हम वॉल पेंटिंग में, सॉरी वॉल डेकोरेशन में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गुजराती फैंस वगैरह की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब वो बात कर रहे हैं आर्टिशियंस इन बंगाल, अब वो बंगाल की तरफ आ गए बच्चों, ठीक है ना। अभी राजस्थान गुजरात, अब वो आ गए बंगाल की तरफ। आर्टिशियंस इन बंगाल में, बंगाल तो बच्चों कला के मामले में शुरुआत से ही बहुत अग्रणी रहा है। मतलब बंगाल ने हमें क्या क्या दिया, मतलब रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे, मतलब इतने जबरदस्त हमें वो साहित्यकार मिले, या उनके लिए तो शब्द नहीं है क्योंकि वो बहुत कुछ थे, सिर्फ साहित्यकार नहीं थे। ऐसे मतलब हम बहुत सारी, चाहे क्रांतिकारियों की हम बात करो, हमें वो वहां से मिले, मतलब और जितना मतलब हमारा राष्ट्रगान हो चाहे राष्ट्रगीत हो, सब कुछ बंगाल की तरफ से ही निकल करके आ रखा है। तो बंगाल में आर्ट वर्क भी बहुत है। मतलब आपने रविंद्रनाथ ठाकुर जी का नाम सुना है, आपने उनके भाई का नाम अविंद्रनाथ ठाकुर भी उनके भाई थे, पेंटर थे, कलाकार, चित्रकार वगैरह थे ये लोग ना, तो थे मतलब साहित्य में, कला में, इस चीज में आगे रहा है शुरुआत से बंगाल। तो अभी देखते हैं आर्टिशियंस इन बंगाल में एक डेलिकेट पंखास फ्रॉम द, डेलिकेट मैंने मतलब नाजुक टाइप का, पंखास फ्रॉम द ब्यूटीफुल मिल्की वाइट स्पॉन्जी सेंटर ऑफ द सोला। इन्होंने यहाँ पर सोला एक पौधा होता है उसको उन्होंने यूज कर दिया, यहाँ पे शायद कहीं पे अगर दिखाया गया होगा इस तरह से, ये बैम्बू वगैरह अलग अलग तरह के पेड़ पौधे बना, बैम्बू वगैरह से तो बनते ही है खैर, लेकिन सोला एक तरह का पौधा होता है, उसका एक स्पॉन्जी सा, एक मुलायम सा जो हिस्सा होता है, उसको लेकर भी इन्होंने यहाँ पर डिजाइन तैयार कर दिया, पंखा बना रहे हैं। सोला नाम होता है उस पौधे का। द पाम लीफ, पाम लीफ मतलब जो ताड़ के पत्ते होते हैं, पाम ऑयल तुमने सुना होगा हानिकारक होता है वैसे सेहत के लिए, लेकिन पाम ऑयल की हम बात करें, जो ताड़ का पेड़ होता है, उस ताड़ के पेड़ के पत्ते, पाम लीफ हैंड फैंस आर लोकली रेफर टू एज द ताल पत्तर पंखा। पत्तर मतलब पत्र से निकला है, हम जानते हैं पत्र मतलब क्या होता है, पत्ते, संस्कृत का वर्ड है पत्र ना, हाँ, तो वो पत्र से निकला है, लेकिन यहां लोग ताल पत्तर कहते हैं, ताल पत्तर पंखा, तद्भव शब्द हो गया उसका, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो गया। दे आर इजी टू कैरी एंड आर परपेचुअली केप्ट एज एन आर्टिकल ऑफ पोजीशन इन बंगाली हाउस होल्ड्स। आपने कोई, अगर आपको कुछ याद आ रहा होगा, कोई बंगाली मूवी, कुछ भी याद आ रहा होगा, कोई बंगाली पीपल अगर कहने में आ जाता है तो याद आता है कि एक इंसान है, उन्होंने कुछ एक धोती टाइप की पहनी है, एक अच्छा सा कुर्ता सा पहना है, यहाँ पर एक कुछ डाला है व्हाइट कलर का, पूरे व्हाइट कपड़े हैं, मुंह में पान है, बाल यहाँ से ऐसे बने हैं, पूरे तेल लगा के चिपके हुए हैं, आंखों में हल्का सा काजल सा लगा हुआ है, और उसके बाद हाथों में एक पंखा सा है बंगाली बाबू के। तो ये उसी पंखे की बात कर रहे हैं कि उसमें बिल्कुल एक ट्रेडिशन था, मतलब कि आपके स्टेटस को रिप्रेजेंट करने वाली चीज होती थी, तो पंखा उनका एक तरह का पोजीशन को शो करता था, ठीक है ना, तो पंखा उनके पास रहता था। अब थोड़ा धीरे धीरे चीजें थोड़ी सी हाइब्रिड हो गई हैं, चीजें अलग अलग हो गई हैं, तो अब इतना इजी नहीं होता किसी स्पेसिफिक कल्चर को पहचान पाना, क्योंकि अब सब लोग सब जगह जाकर के इधर उधर मिक्स हो चुके हैं ना। तो यहाँ पे परपेचुअल वर्ड यूज हुआ है, तो परपेचुअल का मतलब जो लिटरल मतलब होता है हिंदी में शाश्वत होता है, इसका मतलब इमॉर्टल। अभी वो सेंस नहीं आ रहा होगा। नित्य मतलब मैं आपको बताता हूं, इसका मतलब होता है जो हमेशा रहे, परपेचुअल का मतलब हमेशा, ठीक है ना, मतलब पहले भी और अभी भी और हमेशा। दे आर इजी टू कैरी एंड आर परपेचुअली केप्ट एज एन आर्टिकल ऑफ पोजीशंस इन बंगाली हाउस होल्ड। अदर स्टेट्स इन इंडिया, अभी बंगाल की भी बात कर दी उन्होंने, बंगाल के बारे में बता दिया कि वहां के सोला जो नाम की ग्रास है उससे मेन बनता है। अदर स्टेट्स इन इंडिया हैव देयर ओन वेरिएशंस ऑफ फैन एज वेल। द फड़ हैंड फैंस ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में फड़ कहते हैं इसे,
Fur hand fans are Pradesh are adorned with pure gold, silver, जरी। जरी मतलब बच्चों होता है एक तरह का ना, जरी मतलब जैसे सोने चांदी की ना, एक बिल्कुल आपको पता है सोने चांदी में एक मैलिबिलिटी वगैरह उसकी प्रॉपर्टीज होती है कि आप उसको बिल्कुल एक पतला वो बना सकते हो, क्या बोलते हो उसे, बिल्कुल एक पतली धागा सा बना सकते हो उसका, सोने का धागा चांदी का। तो उस तरह के धागे टाइप के बनते हैं सोने चांदी के, जरी कहते हैं उसे। जैसे साड़ी भी होती, साड़ियाँ जो होती हैं जो विमेन पहनती हैं वो देखती हैं सिल्वर जरी, ऐसे टाइप्स ऑफ साड़ी भी होते हैं। हाँ मुझे पता है, मुझे भी पता है, चलना। The Pradesh are adorned with the pure gold, silver जरी, silk and satin frills. The large palm, satin frills का मतलब ऐसे झालरे टाइप की, जैसे झालरे टाइप की आपको नहीं दिख रही है, ऐसे पंखों में झालरे से निकली हुई, इसकी बात कर रही है झालर झालर से। तो बोल रहे हैं द लार्ज पाम लीफ फैंस ऑफ ओडिशा, ओडिशा की बात करने लगे। ओडिशा में पाम लीफ जो रहते हैं, जहां ताड़ के जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं उनका जो बनता है। ओडिशा एज वेल एज बिहार कलरफुल एंड स्टडी बैम्बू हैंड फैंस, बिहार में कलरफुल और क्या बनते हैं, स्टडी बैम्बू, यानी कि मतलब मजबूत बैम्बू के बने हुए आपके हैंड फैंस होते हैं। आर ऑल रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस इंडिया ड्यू टू देयर एंटिक्विटी एंड रेयरिटी। एंटिक मतलब क्या होता है, पुराना, है ना, मैंने अभी बताया था। एंटिक मतलब प्राचीन, एंशियंट। तो एंटिक्विटी एंड रेयरिटी, वो जो बंगाल बिहार यहाँ पे बने हुए जो फैंस है, ये हमें उनकी प्राचीनता और उनकी रेयरिटी को बताते हैं कि कितने रेयर, मतलब हमें इस स्पेसिफिक जोन में ही हमें देखने को मिलेंगे। तो मैनी ट्राइब्स इन इंडिया, ट्राइब मतलब होता है बच्चों जनजातियां, जैसे जो ट्राइब्स होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स होती है, गोंड, कोल, अलग अलग प्रकार की जो जनजाति होती है, भील। तो हमारे आपको पता है शेड्यूल कास्ट एक चीज होती है, शेड्यूल ट्राइब एक चीज होती है, एसटी। तो ये वो एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब। इन्हें शेड्यूल्ड क्यों कहते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब क्यों कहते हैं, आप मुझे बता सकते हो इस बात का जवाब? हल्का सा हिंट देता हूं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड है, इनको कुछ स्पेसिफिक ट्राइब्स को, कुछ स्पेसिफिक कास्ट को शेड्यूल किया गया है, इसलिए इन्हें शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, यानी अनुसूची में डाला गया है इन्हें, है ना। शेड्यूल का मतलब अनुसूची होता है। मेनी ट्राइब्स इन इंडिया हैव अडॉप्टेड दीज हैंडीक्राफ्ट टू मेक देयर ओन वर्जन्स ऑफ द हैंडल्ड फैन। मटेरियल्स सच एज ग्रास एंड मेटल्स आर एम्बेडेड इनटू द फैन यूजिंग बैम्बू स्टिक्स एंड ग्रास। केन एंड पाम लीव्स आर यूज, मतलब गन्ने वगैरह के, पाम वगैरह के उसके लीव्स को यूज करते हैं। विद सिल्क एंड ब्रास बीइंग रिजर्व्ड फ्रॉम एंटीक पीस ऑफ दीज हैंड फैन्स, द यूज ऑफ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स एंड द व्हाइट इंक एंड रेड बैकग्राउंड कॉम्बिनेशंस हैव हेल्प्ड द ट्राइब्स क्रिएट मल्टीपल ब्यूटीफुली डिजाइंड पंखास। यानी कि जो ट्राइब्स होती है ये भी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कुछ कुछ ऐसी जनजातियां होती हैं भारत में। अच्छा, इन्हें शेड्यूल करने का मतलब कारण क्या रहा, अनुसूचित करने का? क्योंकि कुछ ऐसे थे जिनको जो एक प्रॉपर फ्लो को फॉलो कर रहे थे, उनके एंसेस्टर्स वगैरह जंगल में रहते थे, जंगल से उनका लगाव था, प्रकृति के साथ रहना उन्हें शुरुआत से पसंद था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह तय किया गया कि भाई इन लोगों के साथ जबरदस्ती नहीं की जाएगी। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 19 है, जो आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपको ये फ्रीडम देता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह तो सब कुछ देता है, उसके अलग अलग 5-6 पार्ट है, अलग अलग तरह की स्वतंत्रता है। उसमें एक स्वतंत्रता है कि आप कहीं भी घूम फिर सकते हो। ये आर्टिकल 19 कहता है कि आप भारत के किसी भी कोने में बिना रोक टोक के जा आ सकते हो, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं, आप कहीं भी जा सकते हो। ऐसा नहीं कि वीजा लेकर जाना पड़ेगा, ये वो करे, ऐसा कुछ नहीं है। आप उत्तराखंड में हो, आपको दिल्ली जाना है चले जाओ, दिल्ली से आपको राजस्थान जाने चले जाओ, राजस्थान से बैंगलोर जाने चले जाओ, तो आप आराम से जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन उसमें ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए गए, मतलब कुछ लॉजिकल रेस्ट्रिक्शंस दिए आते हैं कि कहीं भी जा सकते हो, मतलब ये नहीं कि तुम यहां पहुंच गए, वहां पे अनुसूचित जनजातियां वहां जहां पे उनकी ट्राइब्स है, वहां उनके कबीले में पहुंच गए, वहां जाकर के वहां कबीले में पहुंच गए, वो फिर वो कुछ भी कर लेंगे तुम्हारे साथ। फिर ये मत बोलना कि कुछ ये हो गया। तो वो बोल रखा है कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। रेस्ट्रिक्शंस मतलब कहीं भी जा सकते हो, लेकिन जैसे इन लोगों के लिए कुछ रिजर्व्ड जगह हैं कि जो इन लोगों के लिए ही है, ऐसा टाइप से मैं हल्का सा बताना चाह रहा था तुम लोगों को, ठीक है ना। ताकि क्योंकि वो लोगों का नेचर से एक अलग तरह का लगाव रहता है। जैसे आप लोगों ने कांतारा मूवी देखी होगी, उसमें वो जो थे वो एक तरह की ट्राइब्स है, आपको अगर याद होगा तो मैं छोटी सी एक बात बोलूंगा, ये थोड़ी सी वैसी भी है, वैसे तो कॉन्ट्रोवर्शियल भी है। देखो, हंटिंग वगैरह, एनिमल हंटिंग अच्छी बात तो नहीं मानी जाती है ना वैसे, कि मतलब अच्छी बात है भी नहीं, मतलब नॉनवेज वगैरह ये जो लोग, लेकिन ये ट्राइब्स वगैरह ना, इनके लिए कुछ थोड़े से रूल्स थोड़े डिफरेंट से होते हैं, क्योंकि ये प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं। मैं नहीं बोलता इसमें कुछ, मैं बोल ही नहीं रहा यार, छोड़। विद द टाइम एंड द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवेंट मतलब कि टेक्नोलॉजी के आने के बाद, अराइवल के बाद, with the time and advent of technology and innovative creations, the beautiful culture of pankhas run the risk of slowly losing its presence among Indians. Once made for personal use, over time the handicraft has transformed into what? Into a commercial business and now provides some form of livelihood to India's artisans.
The slight increase in popularity and demand of significantly factored by the different versions of the pankhas being crafted. One of the first steps to preserve, वो कह रहे हैं कि भाई अब समय के साथ साथ, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ साथ अब हम लोगों के घर में पंखे हैं, उषा फैन, बजाज फैन आने में लगे हुए, पता नहीं कौन कौन से एटम वर्ग कौन, कुछ सुनना था मैं बीच, अलग अलग प्रकार के फैन आने में लगे हुए। अब उन फैन के चक्कर में लोग इन फैन को भूल गए। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या ये मतलब क्या करें इसमें? मतलब आप क्या कहते हो, ऑनेस्टली बताओ। मतलब ठीक है, अच्छी बात है, हैंडक्राफ्ट है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है ना कि अब हम पंखे बंद करके इसी से हवा करते रहे। मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं तुमसे बस एक, क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि भाई पंखे बंद कर दो, इससे हवा करते रहो? मेरे ख्याल से वो जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ वो भी हमारे ही भले के लिए हुआ, हम ही लोगों ने किया, मतलब इंसानों ने ही किया, ह्यूमंस ने ही किया, ठीक है ना। तो मतलब नो डाउट कि जो इनकी आर्ट है, जो इनके स्किल्स हैं, जो बना रहे हैं कोई वो नहीं है, बट कोई कंपैरिजन सच नहीं। छोड़ यार, मैं नहीं बोलता यार, मैं बोलूंगा विवाद कर लोगे तुम लोग यार। तो वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स टू प्रिजर्व द एसेंस ऑफ द क्राफ्ट इज बाय सेलिब्रेटिंग पंखा। ये कह रहे हैं कि अगर हम इसे प्रिजर्व, देखो अब हम प्रिजर्व ही कर सकते हैं बस। अब हम ये तो नहीं कर सकते कि आप सोचो कि हम सारे पंखे हटवा देंगे। वैसे एनसीईआरटी वाले मुझे देख लेंगे ना, बोलेंगे मास्टर इसलिए रखा था हमने चैप्टर। लेकिन मैं कहना चाहता हूं थोड़ा, अगर हम रैशनैलिटी के साथ सोचेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम इन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं, इन चीजों को थोड़ा अलग तरीके से सोच सकते हैं। अब इसको इसलिए कि पंखे से हवाएं की यूज करेंगे नहीं, अब इसको, हाँ, इसी वर्क को आप एक दूसरा डायमेंशन दे सकते हो, एम्ब्रॉयडरी वर्क, और इसको स्किल का नाम देकर के कुछ उस तरह से इसको कर सकते हो। अब उस पंखे से ये मत समझो कि पंखे से लोग हवा करेंगे, उसका आप कुछ ऐसा यूटिलाइज करो कि लोग उसे ले, भले अब उसको वॉल पेंटिंग, मतलब अपने वॉल डेकोरेशन के लिए ले, कुछ ले, तो आप जरूरी नहीं आप पंखा ही बनाओ, आप उन डिजाइन को किसी और चीज में बना दो, आप उन्हें सीनरी की फॉर्म में बना दो, पंखा ही क्यों बनाने में लगे? क्या हो गया मुझे आज के दिन? वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप टू प्रिजर्व द एसेंस ऑफ द, मैं सोच के नहीं आया था सब कुछ, मैंने सोचा चैप्टर के बारे में बोलूंगा कि बच्चे, आज सबके सब बच्चों को बोलूंगा अपने अपने घर के पंखे हटवा दो और ये पंखे लगाओ, लेकिन पता नहीं क्या हो गया मुझे आज आगे। वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप टू प्रिजर्व द एसेंस ऑफ द क्राफ्ट इज बाय सेलिब्रेटिंग पंखास। ये कह रहे हैं कि इसको प्रिजर्व करने का सबसे अच्छा तरीका है पहले कि सेलिब्रेट करो इस चीज को। उन्होंने सबसे अच्छा कदम इन्होंने उठाया कि एटलीस्ट एक चैप्टर ही डाल दिया आपके उसमें, एटलीस्ट एक अवेयरनेस है, कम से कम हम एक सेकंड थॉट तो दे पा रहे हैं इस चीज को। आप में से शायद कुछ बच्चों ने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा आज तक, है ना, तो जनरली ये नहीं किया होगा, तो कम से कम वो भी लाइट चल जाती है, तुमने वो भी एक्सपीरियंस नहीं होगा। पहले ना बड़ा अलग ही तरह का माहौल रहता था, मुझे याद है मेरी मम्मी फिर मुझे ऐसे ना कभी पेपर से, कभी न्यूज़पेपर से ऐसे करके ऐसे हवा कर देते थे, हालत खराब होती थी, कभी कभी लाइट बहुत देर तक नहीं आती थी। तो इट बाय सेलिब्रेटिंग, तब वो पंखे से ना बड़ा आराम होता है, उससे थोड़ा सा ना कम एफर्ट लगते हैं, एफर्ट लोड फलक्रम लेवर, याद आ रहा फिजिक्स में? तो देखो, सेलिब्रेटिंग पंखास एंड अप्रिशिएटिंग द कल्चर, स्टोरीज एंड आर्टिस्ट्री दैट द हैंडीक्राफ्ट इन्वोक्स, यानी हैंडीक्राफ्ट को इन्वोक करें। इन्वोक का मतलब क्या पता है? आह्वान करें, उन्हें थोड़ा मोटिवेट करें एक तरीके से, अगर हम इस तरह काम करते। दिस अलाउस कंटेम्प्रेरी पंखा मेकर्स, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है जो अभी के हैं, समकालीन, अभी जो हमारे साथ के जो मेकर्स हैं, यानी कि जो दिस अलाउस कंटेम्प्रेरी पंखा मेकर, जो हमारे अभी जो इस युग में जिस समय हम रह रहे हैं, इसी समय जो कहीं पे पंखे वगैरह बना रहे होंगे हैंडमेड वाले, उनको क्या लगेगा, थोड़ा सा उन लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। This allow contemporary panka makers to demonstrate their craft and regain its popularity. It also helps provide them with a commercial platform to create a sustainable livelihood. Initiatives such as panka making workshops, both within and outside the handicraft exhibition, help spread awareness about the beauty and importance of this craft in India's culture. और इसके बाद हमारे पास दूसरी वाली पोएम है, कैनवास ऑफ सॉइल, जो है वो हमें नेक्स्ट उसमें पढ़नी है। फिलहाल ही हो गया, बस मैं अब जा रहा हूं, एक लास्ट डिस्कशन आपके साथ करके जाना चाहता हूं। देखो, अगर मैं आइडियलिटी में बोलूं, अगर मैं जैसे ये बोलना चाह रहे हैं मैं वैसा ही बोलूं, तो मैं तो ये बोलूंगा हाँ हमें भी ये करना चाहिए, हमें मोटिवेट करना चाहिए, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं। आप कहानी पढ़ोगे, एग्जाम में जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन लिख के आ जाओगे, आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन इसमें किया जो जाना चाहिए वो ये कि इसको एक डिफरेंट पैकेजिंग देनी चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हो कि आप किस कंक्लूजन में पहुंच रहे हो, क्योंकि बिल्कुल मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं उन सब चीजों की जो अलग अलग तरह से कैसे कैसे उन्होंने डिजाइनिंग की है, कितनी मेहनत से उन्होंने चीजें बनाई होगी, कितना अच्छा मतलब एम्ब्रॉयडरी वर्क होगा, कितना मतलब टायरलेसली वो काम कर रहे हैं, वो सब हमें दिख रहा है। बट
उसके मुकाबले उन्हें वो कीमत नहीं मिल पा रही कि जो काम कर रहे हैं। तो इसका तरीका क्या है कि आप इसको मॉडर्नाइज करो अलग तरीके से, मतलब इसको उस चीज का हिस्सा बनाओ, क्योंकि आजकल लोग क्या है ना, ऐसा नहीं है, हैंडमेड चीजों की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि जो मशीन मेड चीजें होती है वो क्या होती है, उनमें कोई यूनिकनेस नहीं होती, मतलब वो क्या होती है, सब एक जैसी होती है, मतलब मशीन में एक ही तरह का सांचा है, आपने पढ़ा भी था पॉट मेकर वाले चैप्टर में, और एक ही में डाला एक ही तरह के डिजाइन निकल रहे हैं। लेकिन हैंडमेड में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के डिजाइन होते हैं, कहीं पर कोई गलती भी जो हो जाती है वो गलती भी एक डिजाइन बन जाता है, मतलब जिसको हम समझेंगे कि ये गलती से ऐसा हो गया, वो गलती ही उसकी यूनिकनेस बन जाती है, वो गलती से अगर उसमें एक ऐसा अलग सा डिजाइन बन गया, वो डिजाइन के कारण वो यूनिक हो गया। तो हम या फिर जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं, इनको इस दिशा में आकर ऐसा करना चाहिए कि उसको कैसे करके मॉडर्न इरा के साथ कनेक्ट करें उसी चीज को, मतलब रिश्ता वही बट सोच नहीं, ठीक है ना। तो बच्चों इसी के साथ मुझे लगता है कि आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा। आप मुझे जरूर अपना देखो, हिंदी और इंग्लिश पढ़ने का जो मतलब रहता है ना, मेरे शब्दों में, मेरे अर्थ उसमें एक ही पर्पस है कि यार हम ना क्या, हमारे दिमाग में क्या थॉट आया, और सबके दिमाग का थॉट अलग अलग होना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा हूं, इंग्लिश में क्वेश्चन दिया मैंने और सबके आंसर एक जैसे आ रहे हैं, मेरे भाई मास्टर भी फेल है, बच्चे भी फेल हैं फिर, क्योंकि सबके जवाब अलग अलग यूनिक आने चाहिए। जैसे कि हैंडमेड चीजों के आ रहे थे, मशीन मेड नहीं होनी चाहिए कि सबके एक जैसे जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल एक ही जैसा आंसर आ रहा है, बिकॉज बिकॉज वहीं से जहां से क्वेश्चन खत्म हुआ वहीं से बिकॉज से शुरू कर दिया, आंसर देने लग गए। ऐसा नहीं, तुम्हारा क्या परसेप्शन, तुम्हारा क्या थॉट है उसको लेकर, तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिलने चाहिए, तो तब जाकर के लगता है कि हाँ मैं। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे कि आपको क्या लगता है कि भाई इन लोगों ने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया शुरुआत से, मतलब ये लगाओ कि इतनी बड़ी विरासत, एक हेरिटेज है। हाँ, हेरिटेज से याद है, अजंता एलोरा जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है, और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में भी, दोनों के दोनों गेम्स। अब लगाओ आज से 1800 2000 साल पहले की जो चीज है वो अगर अभी तक चल रही है, तो बेहतर रहेगा कि हम उसे प्रिजर्व कर पाएं, ताकि आने वाले 2000 साल बाद के जो हमारे लोग हों वो लोग भी देखें, उन लोगों को भी कुछ विरासत के तौर पे कुछ चीजें मिल सके। क्योंकि सोचो कि अभी क्या हो गया, चारों तरफ आप जहां भी नजर घुमाओगे मशीन 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 से घिरे हुए हैं हम सब लोग, चारों तरफ मशीन है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां भी नजर डालो आपको कोई नेचुरल चीज दिखाई दे रही है अपने आसपास, नहीं दिखाई कुछ भी नेचुरल, सब कुछ ऐसा है भाई। ये देखिए क्या है, ये क्या है, ये लोहे की चेयरें पड़ी हुई है यहाँ पे, ये पड़ा हुआ टेबल पड़ी हुई, चेयर और एसी पड़ा हुआ, सब कुछ बिल्कुल आर्टिफिशियल। अगर हमारे पास कुछ कुछ हम नेचर से कनेक्ट कर पा रहे हैं, जैसे ये पंखा नेचर से कनेक्ट करने का एक मीडियम था, कैसे वो आपने देखा बैम्बू से कैसे वो बन रहा था, वो सोला ग्रास से कैसे बना रहे हैं बंगालीज जो लोग हैं, वो कैसे डिजाइन कर रहे हैं उसको अलग अलग तरह से। तो ये एक तरीका, मैं छोड़ो यार, मैं बहुत बोलता रहा, मेरा बहुत मन कर रहा है बोलने का, मैं लेकिन चले जाता हूँ। तो बच्चा अभी के लिए इतना ही यार। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो वीडियो को प्लीज मेक श्योर कि लाइक करें। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सारे वीडियो लेक्चर्स वन शॉट्स कंप्लीटेड हैं, उनके शॉर्ट क्रिस्प वीडियो हर कुछ चीजें हैं। चैनल को विजिट किया करो, मैं नीचे लिंक प्रोवाइड करता हूं, तो उन सबको देख लिया करो। प्लेलिस्ट का लिंक देता हूं ताकि आपको जो भी सब्जेक्ट देखना है डायरेक्टली प्लेलिस्ट पे क्लिक करके उसके सब्जेक्ट पे चले जाओ। जो भी प्रॉब्लम हो रही हो किसी भी सब्जेक्ट में आप मुझे नीचे बताना, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक हमें कौन सा करना है वो भी आप मुझे बताएंगे। अभी के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, सी टेक केयर, जय हिंद, बाय, लव यू ऑल।